हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, मतलब कि अंग्रेज, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है कि 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का पहला कारखाना कहलाने लगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक और प्रश्न बनता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ब्रिटेन से हुई। एक को ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत ब्रिटेन से हुई, और अगर शहर दिया जाएगा तो वह भी उसमें क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शहर में क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। तो 1850 के दशक से जब ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा था तो इसे दुनिया का कारखाना कहलाने लगे थे ये लोग। कौन? ब्रिटेन के निवासी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब बंगाल पर जब तक अंग्रेज अधिकार नहीं कर पाए थे 1750 के आसपास तक समय तक, जो भारत का कपड़ा था वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सबसे ऊपर था, बहुत ज़्यादा मांग थी इनकी। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो इनकी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उसका कारण क्या था कि ये अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और इनकी जो कारीगरी की जाती थी बहुत बारीक की जाती थी, अक्सर हाथ से की जाती थी इनकी कारीगरी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में देखा था। तो यूरोप के व्यापारी जो थे, जो भारत से आया सूती कपड़ा था उसको सबसे पहले ये कहाँ देखे थे? इराक के मोसुल शहर में देखे थे, और इसी कारण इसका नाम क्या है? इन्होंने दे दिया मसलिन दे दिया। इसी के आधार पे वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन या फिर मलमल कहने लगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कि यूरोप के व्यापारी भारत से आया हुआ जो बारीक सूती कपड़ा था उसको सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन या फिर मलमल कहने लगे। आगे देखते हैं, जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। तो जब पुर्तगाली आए, जब वास्को डी गामा आया था तो उसने कहा कालीकट में ही तो रुका था। तो यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते थे, और यहाँ मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेके जाते थे। और कालीकट से ही निकले शब्द को कैलिको कहा जाता है। इसी शब्द से कैलिको निकला शब्द, और कैलिको ये कहने लगे किसको? बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिके कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप के निवासी, ध्यान रखिएगा निवासी भी याद रखिएगा, यूरोप के निवासी थे, इन्होंने क्या कहा था? बारीक बुनाई वाले कपड़े को मसलिन या फिर मलमल कहा था। क्यों कहा था? कि इन्होंने इन कपड़ों को जो भारत में बनते थे इनको सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में देखा था। और दूसरा है कैलिको किसे कहते हैं? तो कैलिको उस समय किसको कहा जाता रहा था? बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली जब कालीकट में आए तो वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी ले जाते थे, और कालीकट के ही नाम पे कैलिको शब्द पड़ा था। आगे देखते हैं, 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास एक दस्तावेज भेजा था। तो 1730 में सैंपल भेजे थे विभिन्न कपड़ों के, उसको देखते हैं। बही के मुताबिक, वो जो बही दी गई थी उसके मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। और थान क्या होते हैं अभी आप देखेंगे। 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र है। ध्यान रखिएगा। आगे है कि यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। तो यूरोपीय व्यापारी इन्हें क्या कहते थे? पीस गुड्स कहते थे। और इनकी लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है। ये आमतौर पे 20 गज लंबे होते थे और 1 गज चौड़ा थान इनका होता था। ध्यान रखिएगा, ये जो पीस गुड्स होता था ये कितना होता था? 20 गज लंबा होता था और 1 गज चौड़ा होता था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि जामदानी क्या था? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था, या एक तरह का बारीक मलमल कपड़ा होता था जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह जड़े जाते थे। इस पे करघे से सजावटी चिन्ह जड़े जाते थे। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता था, और रंग इनका प्रायः सलेटी या फिर सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें या सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था, ये विशेषता इसकी थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जामदानी जो कपड़ा बनता था उसकी विशेषता क्या थी? तो उसमें सोने के धागे का यूज किया जाता था, जो कि बंगाल में स्थित ढाका
और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ जामदानी के प्रमुख केंद्र थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जामदानी की विशेषता क्या थी। तो जामदानी की विशेषता ये थी कि इसमें सोने के धागों से सिला जाता था और जो जड़ाई का काम होता था सोने के धागों से होता था, और इसके प्रमुख केंद्र ढाका और लखनऊ था। आगे देखते हैं, आगे है कि बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। तो बंडाना शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था? एक, गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद नामक कपड़े के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला था, और यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला था। आगे देखते हैं, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। तो स्पिनिंग जेनी जो थी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था, और जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ अपने आप घूमने लगती थी। तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन पे मतलब सूती कपड़े को एक साथ काम करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसको बनाया कौन था अभी आप आगे देखेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात पर विरोध करने लगे। तो 18वीं सदी के शुरुआत तक क्या हुआ कि भारत के कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग होने लगी। तो जो ब्रिटेन के, यूरोप के जो कपड़े बेचने वाले व्यापारी थे उन्हें ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो वे मांग करने लगे कि भारतीय कपड़ों का आयात का विरोध करने लगे, मतलब भारत से कपड़े जो आते हैं उसका बैन किया जाए, ये मांग ऐसा करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। ध्यान रखिएगा, इसी दबाव के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1720 में एक कानून पारित किया जिसमें छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम कैलिको अधिनियम रखा गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम कैलिको अधिनियम रखा गया। तो प्रश्न अगर बनेगा कैलिको अधिनियम कब आया, तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने लाया, और उसमें सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भारतीय कपड़े थे उसके आयात पर बैन लग गया। भारतीय कपड़े अब विदेशों में नहीं जा सकते थे, विदेशों में खास करके कहाँ? ब्रिटेन में। आगे देखते हैं, 1764 में जॉन केक ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो स्पिनिंग जेनी अभी आप जो देखे थे उसका आविष्कार किसने किया? 1764 में जॉन के ने किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। और इससे जो परंपरागत तकलियाँ थी उसकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई, मतलब अब उत्पाद ज़्यादा निकलने लगे, प्रोडक्ट्स। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, और रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। और इसने क्या किया कि जो सूती कपड़े की बुनाई होती थी उसको और ज़्यादा स्पीड उसको दे दी, क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर और बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता था। तो अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, इन खोजों से बहुत सारा कपड़ा बहुत कम कीमत में और बहुत कम समय में तैयार किया जाने लगा। आगे देखते हैं, बुनकर कौन होते थे? अब अगला प्रश्न है कि बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। तो बुनकर कौन होते थे? आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार और देखते हैं तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से थे? बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलहे और मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकुलार, और कौन? देवांग। इस समुदाय जो थे ये बुनकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं, आगे है अगला पॉइंट कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। तो ब्रिटेन में जब सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह से उसका असर पड़ा। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। अब मतलब इसकी प्रतिस्पर्धा होने लगी, जो भारतीय कपड़े बनते थे उसकी प्रतिस्पर्धा यूरोप और अमेरिका में बनने वाले कपड़ों से होने लगी। दूसरा क्या था? दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता था। तो भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात करना मुश्किल होता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया और भारी टैक्स थोप दिया गया, जिससे निर्यात करना भी मुश्किल होने लगा। तो ये दो परिवर्तन हो गए थे जिससे जो भारतीय कपड़ा का जो उद्योग था वह पतन होने लगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं, आगे औरांग क्या दिया था उसको देखते हैं। औरांग, फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता था? औरांग कहा जाता था। वही बिक्री से पहले चीज़ों का जमा करके रखा जाता था, और यहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर प्रश्न बनेगा कि औरांग क्या था, तो फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर
और दक्षिण भारत में स्थित मदुरै का जिक्र सुना होगा। ध्यान रखिएगा, आपने पश्चिमी भारत में शोलापुर और दक्षिण भारत में मदुरै शब्द का, मदुरै राज्य या शहर का जिक्र सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए थे। ये शहर जो थे 19वीं सदी में बुनकरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े को बहिष्कार करें। तो महात्मा गांधी ने बाद में आह्वान किया था कि जो आयात होते हैं कपड़े, जो बाहर से आते हैं, उनका बहिष्कार कीजिए और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े को पहने, और हाथ से बने सूत व कते हाथ से बने कपड़े को ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक भी बनती चली गई, और इसी तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन के चली गई, और चरखा जो है वह भारत की पहचान बन गया, और चरखा भारत की पहचान बन गया। और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। और कब दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चरखा भारत की पहचान बन गया था, तो 1931 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो तिरंगा था उसके बीच में इसको जगह दी गई। कब, 1931 में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। आगे अगला पॉइंट है हमारा प्रगलन क्या है। अगला पॉइंट है प्रगलन क्या है, तो चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। तो मतलब बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके किसी नई चीज़ को बनाना धातु के इस्तेमाल से, उसे क्या कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान के आयत लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसकी जो हैंडल थी उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए थे। उसमें युद्ध में जो फतह की गई थी उसके संदेश दिए गए थे। आगे है कि अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला, 1861 में। पहला कब खुला था, मतलब पूरे भारत में पहला खुला था 1854 में ना, कब, 1854 में बम्बई में, और अहमदाबाद में 1861 में खुला। और कानपुर में कब खुला, कानपुर में 1862 में, अगले ही साल खुला। ध्यान रखिएगा, कानपुर में 1862 में खुला। आगे देखते हैं, आगे है कि टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। तो टीपू की जो विश्वविख्यात तलवारें हैं वह इंग्लैंड के संग्रहालयों में रखी गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? तो अब प्रश्न बनता है कि टीपू की जो तलवार थी वह संग्रहालयों में रखी क्यों गई है? क्योंकि इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। तो इसकी जो धार थी वह इतनी पैनी थी, यह दुश्मन के लौह कवच जो पहने होते हैं, लोहा के कवच, उसको भी क्या करती थी, काट देती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन के अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था। और यह गुण क्यों था? प्रश्न बनता है कि यह तलवार में इतनी खास विशेषता क्या थी? तो कार्बन में अधिकता वाले वुड्ज नामक स्टील से। वुड्ज स्टील में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था, और ये उस समय पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्ज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी, और इस वुड्ज स्टील की जो तलवारें थी वह बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होता था। और यह बनावट क्या होती थी? लोहे में जो कार्बन्स होते थे, जो कार्बन्स के एटम्स होते हैं, उसकी वजह से होता था। आगे देखते हैं, आगे है वुड्ज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ध्यान रखिएगा, जो वुड्ज शब्द है वह कन्नड़ शब्द उक्कू का बिगड़ा हुआ रूप है, या फिर तेलुगु शब्द हुक्कू का और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्का यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आगे है भारतीय वुड्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। तो भारतीय वुड्ज स्टील जी थी जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती थी, उसने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फराडे। तो बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? माइकल फराडे ने। भारतीय वुड्ज स्टील की विशेषताओं को 4 साल 1818 से 1822 तक अध्ययन किया। तो इन्होंने भी जो भारतीय वुड्ज स्टील थी उसका अध्ययन किया था। आगे देखते हैं, आगे है कि लेकिन दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्ज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो गई। तो यह 1850 तक समय तक क्या हुआ कि यह प्रक्रिया लुप्त हो गई, या जो वुड्ज स्टील नामक जो तलवारें बनती थी वह प्रक्रिया नष्ट हो गई, दक्षिण भारत से पूर्णतः नष्ट हो गई। आगे अगला पॉइंट है कि मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगलकों को अगरिया समुदाय करता था। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत में एक गांव था जहां लौह प्रगलक नामक अगरिया समुदाय थे। अगरिया समुदाय लोहे के जानकार होते थे। ध्यान रखिएगा, अगरिया समुदाय मध्य भारत में पाए जाते थे और ये लोहे के बहुत ज़्यादा जानकार होते थे। अगरिया जैसे कई समुदाय
लोहा बनाने में माहिर होते थे, और ये लोहा बनाने में माहिर होते थे। एक तरीके से ये लोहार होते थे जो बहुत ही क्या होते थे, काबिल होते थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे, और 19वीं सदी के आखिर में अकाल की वजह से भारत के जो सूखे इलाके थे वे पूरी तरह तबाह हो चुके थे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।